Hello friends, welcome to the Logical Studies YouTube channel and I am your friend Advocate Lakshya Chaudhary. And today we will continue our discussion on Constitution of India and the topic of our today's video is Historical Background of Indian Constitution Part 4. तो इसको हम पढ़ने वाले हैं द क्राउन रूल 1858-1947 की हेडिंग के अंडर और इसमें आज हम करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, देन वी विल मूव टू इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909. So this is the time for quick revision. So my dear friends, part 3 में हमने किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एंड इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861. पार्ट 3 जो हमारा वीडियो है का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना चाहते हैं, डिटेल में उसको पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो द लॉजिकल स्टडीज यूट्यूब चैनल में एक प्लेलिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उस प्लेलिस्ट में आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सब मिल जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892. एक बार इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं. क्यों इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 को पास करने की जरूरत पड़ी, क्यों इसको एप्लीकेबल किया गया, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया. सो द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC वाज फॉर्म्ड इन 1858. 1858 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी और इसके फाउंडिंग मेंबर थे सर A.O. ह्यूम. इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम. 1858 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी. रिटायर्ड ICS, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्थापित करने के पीछे जो मकसद था मिस्टर A.O. ह्यूम्स का, वो ये था कि जो एजुकेटेड इंडियन है उनको और ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो लोग आपस में डायलॉग शेयर कर सकें और ये लोग अपनी इंडियंस की डिमांड ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रख सकें और एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसपे ये लोग आपस में बात कर सकें, एक ऐसा सोर्स हो कोई. तो इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया 1885 में. There was a growing feeling of nationalism and this led the Indian National Congress to put forth some demands to the British authorities. उस समय भारत में राष्ट्रीयता की जो भावना थी वो अपने चरम पे थी लगभग. भारत के जो नागरिक थे वो ब्रिटिश राज से अब परेशान हो चुके थे, तो उनकी कुछ डिमांड्स थी और इसके लिए कांग्रेस को कुछ डिमांड्स जो कांग्रेस ने भारतीयों से ली और उसको ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के सामने उन्होंने पेश किया कि हम लोगों की कुछ मांगे हैं और आपको इन्हें पूरा करना पड़ेगा. वन ऑफ द डिमांड वाज टू रिफॉर्म ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी पिछले एक्ट्स में, उनमें कुछ सुधार वो लोग चाहते थे कि इनमें कुछ रिफॉर्म्स किया जाए. वो रिफॉर्म्स क्या है अब हम आगे देखेंगे. दे ऑल्सो वांटेड द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन इंस्टेड ऑफ नॉमिनेशन. अब जब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड्स रखी ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के सामने, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, तो उनकी जो सबसे बड़ी डिमांड थी उसमें था कि दे वांटेड द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन इंस्टेड ऑफ नॉमिनेशन. जो प्रीवियस एक्ट्स में और प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि वाइस रॉय या कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करता था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस इस बार ये कहती है अब नॉमिनेशन से काम नहीं चलेगा, अब वी वांट इलेक्शन, कि हमारे जो लोग हैं वो चुन के आए, उनको हम लोग इलेक्ट करें. ये नहीं कि वाइस रॉय सेंटर में वाइस रॉय नॉमिनेट कर रहा है कि फला फला बंदे आ जाएं, ये आ जाएं, वो आ जाएं, नहीं. और प्रोविंस में गवर्नर नॉमिनेट कर रहे हैं, नहीं. कांग्रेस ने कहा अब ये नहीं चलेगा, अब इलेक्शन होगा, हम ही लोग चूज करेंगे कि किसको भेजना है. ठीक है जी. सो नेक्स्ट पॉइंट, द INC ऑल्सो वांटेड द राइट टू होल्ड डिस्कशन ऑन फाइनेंशियल मैटर विच वॉज हियरथ्रो नॉट अलाउड. अब INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक और डिमांड कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में डिस्कशन होते हैं फाइनेंशियल मैटर्स पर, में अब तक फाइनेंशियल मैटर्स पर इन लोगों को डिस्कशन करना मना था. दे वर नॉट अलाउड टू डिस्कस ऑन फाइनेंशियल मैटर्स. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया था कि अब हम लोगों को भी ये राइट दिया जाए कि हम फाइनेंशियल मैटर पर आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकें. सो द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस स्लाइड, द वाइसरॉय एट दैट टाइम लॉर्ड डफरिन set up a committee to look into the matter.
तो लॉर्ड डफरिन जो वाइस रॉय थे इंडिया के उस वक्त, उन्होंने एक कमेटी सेटअप करी कि भाई इस विषय के बारे में देखिए, सोचिए क्या हो सकता है। बट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिड नॉट एग्री टू द प्लान ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस, ही हाउएवर एग्रीड टू द रिप्रेजेंटेशन बाय वे ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो उस समय के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो डायरेक्ट इलेक्शन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए, लेकिन वो एग्री हो गए कि रिप्रेजेंटेशन बाय वे ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, आप लोगों को अपने लोग भेजने हैं, रिप्रेजेंटेशन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आप लोगों का प्रतिनिधित्व होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेकिन नॉट बाय डायरेक्ट इलेक्शन बट ओनली बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होगा? इनडायरेक्ट इलेक्शन में बेसिकली, डायरेक्ट इलेक्शन में तो होते हैं कि हम एक बंदे को जो इलेक्शन में खड़ा है, कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शन, उसको चूज करते हैं, बहुत सारे लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए जनता वोट डालती है और एक बंदा इलेक्ट होके लोकसभा में जाता है। और इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या है? इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या है कि कुछ लोग मिलके कुछ लोगों को चूज करेंगे और वो लोग मिलके एक बंदे को चूज करेंगे। तो बजाय डायरेक्ट चूज करने के लिए ये लोग कुछ मेंबर्स को चूज करेंगे, बाद में वो मेंबर्स एक पर्टिकुलर पर्सन को चूज करेंगे। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन बाय वे ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। मेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट वर, दिस वाज इनेक्टेड ड्यू टू डिमांड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। जी हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया था, तो इसलिए इस एक्ट को लाया गया। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल non-official members in the central and provincial legislative council from 10 to 16, but maintain the official majority in them. So my dear friends, इस पॉइंट को समझना है, टेक्निकल पॉइंट है। इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, कुछ होते थे ऑफिशियल मेंबर्स जो कामकाज में, जो लेजिस्लेटिव का कामकाज है उसको देखेंगे, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट डायरेक्टली, एंड जो नॉन ऑफिशियल मेंबर होते थे दे वर नॉमिनेटेड। तो इट increase the number of additional non-official members in the central and provincial legislative council, वो 10 से 16 हो गए, but maintain the official majority in them. So let's move to the next point. It increased the function of legislative council and gave them the power of discussing, first point, gave them the power of discussing the budget and addressing question to the executive, which was barred in the Indian Council Act of 1861. तो जो इंडियन काउंसिल एक्ट था 1861 में, ये कहा था ठीक है काउंसिल में आप लोग, आपके कुछ बंदे आ जाएंगे, काउंसिल में हम कुछ लोगों को नॉमिनेट करेंगे, वो काउंसिल का कामकाज देखेंगे, बट वो बजट डिस्कस नहीं कर सकते हैं और वो एग्जीक्यूटिव से कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, भाई इस पे आप क्या कर रहे हैं या इसका काम कैसा चल रहा है, ये कब होगा, और वो लोग बजट और को डिस्कस नहीं कर सकते थे और कोई भी क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव से नहीं पूछ सकते थे। तो इसमें क्या हुआ, उनको पावर दी गई कि वो बजट को डिस्कस कर सकें और क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव से पूछ सकें, लेकिन इसके लिए दे हैव टू गिव द नोटिस ऑफ 6 days। तो लेकिन 6 दिन पहले प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। अगर उनको कोई भी एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन करना है और पब्लिक इंटरेस्ट का कोई भी मैटर है या पब्लिक वर्क से रिलेटेड कोई भी मैटर है, उनको एग्जीक्यूटिव से उसके बारे में पूछना है काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, तो उनको 6 दिन का एक प्रायर नोटिस देना पड़ेगा दैट आई विल आस्क दिस क्वेश्चन, सो प्लीज हैव दिस नोटिस, आफ्टर 6 days आई विल आस्क दिस क्वेश्चन इन काउंसिल। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर लीगल्स, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड। द एक्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनको इंक्रीज कर दिया गया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो 10 से 16 हो गए हैं, 10 से 16 हो गए हैं। इन बंगाल प्रोविंस, जो बंगाल प्रोविंस था उसकी काउंसिल में 20 मेंबर्स इंक्रीज किए गए। मद्रास में 20, बॉम्बे में 8 मेंबर्स, अवध में 15 मेंबर और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में 15 मेंबर्स। ज़्यादा याद रखने की, बट जस्ट फॉर अ नॉलेज, याद रखने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। सो द नेक्स्ट पॉइंट, द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन वाज इनिशिएटेड थ्रू दिस एक्ट। प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, was initiated through this act. The district boards, universities, municipalities, chamber of commerce and zamindars were authorized to recommend member to the provincial council. जो प्रोविंसेस थे, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, अवध, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, तो उनके जो
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स होते थे, यूनिवर्सिटीज़ थी, म्यूनसिपैलिटीज़ थी, या चैम्बर ऑफ कॉमर्स था, या जमींदार था, वो लोग रिकमेंड कर सकते थे कि ये एक पर्टिकुलर पर्सन है, हम इसको रिकमेंड कर रहे हैं, आप इसको प्रोविंशियल काउंसिल में जगह दीजिए और इसको हम रिकमेंड कर रहे हैं, आप नॉमिनेट कर लीजिए. सो दिस वाज द So let's move to next slide. The legislative council were empowered to make new laws and repeal old laws with the permission of Governor General. तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी वो उनके पास पावर थी कि वो नए लॉज बना सकते हैं, पुराने जो लॉज हैं उनको बदल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए गवर्नर की परमिशन चाहिए होती थी. परमिशन वाज रिक्वायर्ड फॉर दैट. So the next point, the act made a limited and indirect provision for the use of election in filling up some of the non-official seats in central and provincial legislative council. So इस एक्ट ने क्या किया, लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविज़न बनाए. वो क्या थे कि जो इलेक्शन के इनडायरेक्ट इलेक्शंस के लिए कुछ प्रोविज़न्स बनाए, जिसमें नॉन ऑफिशियल सीट्स थी सेंट्रल और प्रोविंस लेजिस्लेटिव असेंबली की. नॉन ऑफिशियल सीट्स को कैसे फिलअप करना है उसके लिए कुछ प्रोविजंस बनाए गए. द वर्ड इलेक्शन वाज हाउएवर नॉट यूज्ड इन दिस एक्ट एंड द प्रोसेस वाज डिस्क्राइब्ड एज नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज. तो इलेक्शन वर्ड को यूज नहीं किया गया, उसकी जगह यूज किया गया नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज. एंड विच बॉडीज, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, यूनिवर्सिटी, म्यूनसिपलिटीज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जमींदार्स. तो द फ्रेज वाज नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ certain bodies. So let's move to the next slide. So now Indian Council Act of 1909, 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, तो उसका बैकग्राउंड एक बार देख लेते हैं. डिस्पाइट क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन दैट इंडियंस वुड बी ट्रीटेड इक्वली, very few Indians got such an opportunity as the British authorities were hesitant to accept them as equal partners. जैसा कि क्वीन विक्टोरिया ने उद्घोषणा की थी कि जो इंडियंस हैं उनको हम इक्वली ट्रीट करेंगे, अपने बराबर, अपने समान उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, अपने बराबर हम उनको मानेंगे. लेकिन ये सब आडंबर था, एक ढोंग था, एक बकवास थी. कुछ फ्यू इंडियंस, मुट्ठी भर कुछ भारतीय थे जिनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी. बाकी जो ब्रिटिश अथॉरिटीज थी वो इंडियंस को कभी भी अपने इक्वल उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया. लॉर्ड कर्जन had carried out the partition of Bengal in 1905. 1905. The day was 16 October 1905. Black Day. हुआ क्या था कि जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया, जिसको इतिहास में हम बंग भंग के नाम से जानते हैं. बंग भंग. तो लॉर्ड कर्जन ने इसके पीछे क्या तर्क दिया. लॉर्ड कर्जन का मानना था कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस है और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जो वहाँ पर अपॉइंटेड है वो इतने बड़े प्रोविंस के कामकाज को नहीं संभाल सकता, इसलिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं. तो इसके पीछे उनकी एक सोची समझी साजिश थी. साजिश क्या थी? साजिश ये थी कि बंगाल उस समय राष्ट्रवाद का गढ़ बना हुआ था. जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी उन सबको बंगाल से अंजाम दिया जा रहा था. बंगाल में क्रांतिकारियों की एक तरीके से मैं आपको कहूँ तो खेती हो रही थी कि हर घर से एक क्रांतिकारी निकल रहा था. तो बंगाल लगभग अंग्रेजों का, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए सिरदर्द बन चुका था. तो उन्होंने सोचा कैसे इसको, इन एक्टिविटीज़ को रोका जाए, कैसे इनको कंट्रोल किया जाए. तो उन्होंने सोचा चलिए बंगाल का डिवीज़न कर देते हैं, बंगाल का विभाजन कर देते हैं. लेकिन ये चाल उन्होंने चली, लेकिन ये उल्टी उनके ऊपर पड़ गई. उससे क्या हुआ, देश भर में आंदोलन हुए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पुतले फूके गए, स्वदेशी अपनाने की बातें चलने लगी, विदेशी भगाओ की बातें चलने लगी. तो ब्रिटिश सरकार के ऊपर ज़बरदस्त प्रेशर आया और पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में देश प्रेम की एक ऐसी भावना जगी कि उसके बाद ब्रिटिशर्स को संभालना मुश्किल हो गया. तो दिस लेड टू ए मैसिव अपराइजिंग इन बंगाल एज ए रिजल्ट. फॉलोइंग दिस द ब्रिटिश अथॉरिटीज अंडरस्टूड द नीड ऑफ सम रिफॉर्म्स इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया. जब ये बंगाल में एकदम से भूचाल आया, बंग भंग के नाम पर बंगाल का जो विभाजन किया गया, उसके बाद जो बंगाल में और पूरे देश में अशांति फैल गई और ब्रिटिशर्स का विरोध होने लगा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि कुछ सुधार करने पड़ेंगे फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडियंस.
फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया, भारत में सुशासन लाने के लिए। अब क्या था, उन्हें लगता था कि अगर यही स्थिति रही तो ये बहुत जल्दी हमको यहाँ से बाहर निकाल कर फेंक देंगे। तो उन्होंने सोचा कि इनको कुछ अच्छे रिफॉर्म्स दिए जाएं ताकि ये कुछ समय तक के लिए शांत बैठ जाए। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इसका भी एक नतीजा था। आफ्टर दैट द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC was also agitating for more reforms and self governance of India। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो भी जबरदस्त प्रदर्शन कर रही थी कि और भी सुधार होने चाहिए और भारत में एक सेल्फ गवर्नेंस ऑफ इंडिया होनी चाहिए, कि जो भारत के लोग हैं वो खुद शासन करें, ऐसा उनकी एक डिमांड थी। द अर्लियर कांग्रेस लीडर वर मॉडरेट्स बट नाउ एक्सट्रीमिस्ट लीडर वर ऑन द राइज वो बिलीव इन मोर एग्रेसिव मेथड्स। तो जो जब कांग्रेस बनी उस समय के जो नेता थे वो थोड़े मॉडरेट थे। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर हम इंडियन इंडिपेंडेंस को एक बार तरीके से देखते हैं तो उसमें आपको एक नरम दल और एक गरम दल मिलेगा, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। तो लेकिन मॉडरेट्स थे वो शांत थे, वो शांति से आज़ादी चाहते थे। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो कहते थे कि अगर शांति से ये लोग आज़ादी नहीं दे रहे तो हमारे पास तरीके और भी बहुत हैं। तो उसमें आप भगत सिंह का नाम याद कर सकते हैं, शहीद सुखदेव का नाम याद कर सकते हैं, राजगुरु का नाम याद कर सकते हैं। तो वो लोग जानते थे कि ठीक है, अगर ये शांति से नहीं मान रहे तो धमाके करने में आते हैं। तो नरम दल और गरम दल बन गए थे और उन सबकी एक ही डिमांड थी कि हमें आज़ादी चाहिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। INC डिमांडेड होम रूल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1906 और इसी के चलते इंडियन नेशनल कांग्रेस ने होम रूल की डिमांड कर दी। अब होम रूल क्या होता है? जब कोई डिपेंडेंट कंट्री होता है, बेसिकली डिपेंडेंट मतलब जो कंट्री दूसरे पर आधारित हो या गुलाम हो किसी दूसरी कंट्री का, कॉलोनी होती है, जैसे ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी इंडिया। तो ये जो डिपेंडेंट और कंट्री होता है या ये जो कॉलोनी होती है, ये लोग कहते हैं कि हमें हमारी सरकार चाहिए, होम रूल, कि हमारे ही लोग शासन करें, हमारे ही लोग रूल करें, कोई बाहर वाला नहीं। तो उसको होम रूल बोलते हैं। INC ने डिमांड कर दिया 1906 में कि अब हमें होम रूल चाहिए। उधर गोपाल कृष्ण गोखले मोडले से मिले इन इंग्लैंड टू एम्फेसाइज द नीड फॉर रिफॉर्म्स। अब मोडले कौन था? मोडले वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जॉन मोडले, एंड सर मिंटो वाज वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो जो इंडियन काउंसिल एक्ट इन 1909, इसको मोडले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले इंग्लैंड पहुंचते हैं, मोडले से मिलते हैं कि हमें और भी रिफॉर्म्स, कुछ सुधार की आवश्यकता है और वो हमें चाहिए। शिमला डेपुटेशन, a group of elite Muslims led by Aga Khan met Lord Minto in 1906 and placed their demand for a separate electorate for the Muslim। So my dear friends, अब ये वर्ड यहाँ पर आ गया है और इसके बाद ये वर्ड आपको मिलता रहेगा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को जब आप पढ़ेंगे। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक लगभग ये आपको मिलेगा। शिमला डेपुटेशन क्या था? कुछ एलिट मुस्लिम थे जो हाईली एजुकेटेड थे, अच्छे घरानों से थे। वो शिमला पहुंचते हैं जहाँ पर लॉर्ड मिंटो थे उस वक्त 1906 में, और आगा खान उनको लीड कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि भैया हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो मुस्लिम्स के लिए। वो सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है? अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तो उसको जो वोट करेंगे वो मुस्लिम वोटर्स ही होंगे। दिस वॉज द सेपरेट इलेक्टोरेट, मुस्लिम्स ने मांग लिया। So John Morley was a member of liberal government and he wanted to make positive changes in Indian governance। तो जो जॉन मॉडले थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो लिबरल गवर्नमेंट के मेंबर थे ब्रिटेन में, और वो भी चाहते थे कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस इंडियन गवर्नेंस में किए जाएं, भारतीय शासन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन किए जाने चाहिए। तो वो उसके पक्षधर थे, तो इसलिए भी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 अस्तित्व में आया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। मेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट वर, तो इस एक्ट के मेन प्रोविजन क्या थे? द एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स, अभी हमने डिस्कस किया। लॉर्ड मॉडले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, लॉर्ड मॉडले वॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये वॉट लिखा हुआ है, हो जाती है कभी कभी गलती, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, आगे से मैं ध्यान रखूंगा टाइपो एरर ना हो। सो लॉर्ड मॉडले वॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड द लॉर्ड मिंटो वाज वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो उसको इसलिए मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। इट इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। तो जो सेंटर में वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी
और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो अलग अलग प्रोविंस थे, उन सब के जो मेंबर्स थे वो बढ़ाए गए उनके नंबर। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 16 से 60 मेंबर्स हो गए हैं अब, 16 to 60। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बंगाल प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस, बॉम्बे एंड यूनाइटेड प्रोविंस यूपी, उत्तर प्रदेश, इसको यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था पहले। इसमें अब इन सब में 50 मेंबर्स ईच, हर प्रोविंस में की लेजिस्लेटिव काउंसिल में 50 मेंबर कर दिए गए। और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ पंजाब, बर्मा एंड असम, 30 मेंबर्स ईच। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगेन नंबर्स याद रखने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। It retained official majority in Central Legislative Council but allowed the Provincial Legislative Council to have non-official majority. तो टेक्निकल पॉइंट, ऑफिशियल मेजोरिटी जो होनी चाहिए थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, वो इसने रिटेन करी। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी, एंड ऑफिशियल मेंबर्स पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, नॉन ऑफिशियल मेंबर नॉट द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, मोस्टली नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजोरिटी थी, और लेकिन जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजोरिटी थी, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इसने ऑफिशियल मेंबर्स की मेजोरिटी को रिटेन किया। इट एनलार्ज द डेलिब्रेटिव फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ द लेवल। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी सेंटर में और प्रोविंस में, जो उसके फंक्शंस थे वो बढ़ाए गए। फॉर एग्जाम्पल, मेंबर्स वर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, मूव रिजोल्यूशन ऑन द बजट एंड सो ऑन। कहाँ हमने देखा था कि वो बजट पे डिस्कस नहीं कर सकते थे, फाइनेंशियल मैटर पे डिस्कस नहीं कर सकते थे, जो प्रीवियस एक्ट थे, और अगर कर सकते थे तो 6 डेज का प्रायर नोटिस देना पड़ता था। लेकिन इस एक्ट में ये रिफॉर्म किया गया कि वो अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, मतलब किसी भी काम से रिलेटेड, और रेजोल्यूशन भी मूव कर सकते हैं बजट के ऊपर कि ये रेजोल्यूशन हम बजट के लिए मूव कर रहे हैं। तो रिफॉर्म तो हुए थे। सो नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियन विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर। पहली बार इतिहास में फॉर द फर्स्ट टाइम एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर। तो गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, अब तक उसमें कोई भी मेंबर इंडियन नहीं था। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई मेंबर इंडियन उसमें इलेक्ट हुआ, एंड दैट वाज एसपी सिन्हा became the first Indian to join the Viceroy Executive Council. He was appointed as law member. This is a very important point, और एग्जाम में यूपीएससी में और आपका जो स्टेट पीसीएस होते हैं जुडिशरी में पूछ लेते हैं फर्स्ट लॉ मेंबर कौन था वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो आपका आंसर होगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सर एसपी सिन्हा was the first member to join Viceroy Executive Council, and he was appointed as law member. So, it introduced the system of communal representation for Muslim by accepting the concept of separate electorate. तो जो शिमला डेपुटेशन था, जिसमें कुछ एलिट मुस्लिम, सर आगा खां ने जिनको लीड किया, और इन्होंने अपनी डिमांड रखी कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए मुस्लिम्स के लिए, जिसमें मुस्लिम मेंबर टू बी इलेक्टेड बाय मुस्लिम वोटर्स, इसको मान लिया गया। Thus, this act legalized communalism, कोमवाद। तो इस एक्ट को आप याद रखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, इसने लीगलाइज कर दिया कम्युनलिज्म को इंडिया में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। Introduce the system of communal representation for Muslim by accepting the concept of separate electorate, Muslim member to be elected by Muslim voter. Does the act legalize communism? ये हमने लास्ट स्लाइड पर कर लिया है, इसका मतलब इसको मैंने एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिया है। So, Lord Minto came to be known as the father of communal electorate, और लॉर्ड मिंटो को हम फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट के नाम से जानते हैं। Two Indians were nominated to the Council of the Secretary of State for Indian Affairs. अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो काउंसिल थी स्पेशली फॉर इंडियन अफेयर्स, उसमें 2 इंडियंस को नॉमिनेट किया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की काउंसिल में फॉर इंडियन अफेयर्स। नो डिस्कशन ऑन फॉरेन पॉलिसी और ऑन रिलेशन विद प्रिंसली स्टेट्स वर परमिटेड।
तो कोई भी डिस्कशन की परमिशन नहीं थी जिसमें फॉरेन पॉलिसी और प्रिंसली स्टेट के साथ क्या रिलेशन रहेंगे उसके ऊपर कोई भी डिस्कशन अलाउड नहीं था. So let's move to the last point of this slide. It also provide for the separate representation of Presidency Corporation, Chamber of Commerce, University and Zamindars. It also provide for separate representation. जो प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन होते थे उस वक्त के, आजकल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होते हैं, उस वक्त प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन होते थे. जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स था और यूनिवर्सिटी और जमींदार था उसके लिए सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था इस एक्ट में की गई. So let's move to the next slide. So this is all about. Thank you so much my dear friends for watching these videos, and kindly share these videos and subscribe my channel, that is the Logical Studies. और नोटिफिकेशन का अपडेट अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं द लॉजिकल स्टडीज, इंस्टाग्राम पे अगेन द लॉजिकल स्टडीज, एंड जीमेल आईडी द लॉजिकल स्टडीज @gmail.com. So this is your friend Lakshya Chaudhary signing off for the day. See you soon with a new video. Till then, bye bye and take care.